हेलो दोस्तों, मैं रानकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एसबी के लिए हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग क्रोमोजोम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और क्रोमोजोम टॉपिक में 34 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे हैं जिसमें हम लोगों ने एनिमल सेल वगैरह के क्वेश्चन देख लिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सब वीडियो को भी ज़रूर देखें। साथ ही केवीएस और यूपी एलटी ग्रेड के जीएस जीके के भी क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। अगर आप यूपी में या फिर भारतवर्ष में हो रहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दें। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, द क्रोमोजोम एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होता है, इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि गुणसूत्र के न्यूक्लियस में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसके बारे में किसने बताया? तो ऑप्शन दिया है मेंडल, स्टार्टबर्ग, डार्विन या लेविट्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्टबर्ग। गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, ये मान लीजिए केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसमें ये धागे जैसी जो संरचना होती है इसको गुणसूत्र कहा जाता है, यानी कि क्रोमोजोम कहा जाता है। ये बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ट्रांसबर्ग थे। कौन थे? ट्रांसबर्ग थे, ट्रांसबर्गर। और यह कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देता है। अगर बात करें मेंडल की, तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। डार्विन कौन है? तो डार्विन जो है, इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद नामक सिद्धांत दिया था और ये थ्योरी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, मेंडल के ही टाइम के थे। ये भी कहा जाता है कि मेंडल की थ्योरी को ना मानने के पीछे बहुत बड़ा वजह डार्विन भी थे उस समय। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्टर्स बर्गर जो थे, इन्होंने बताया गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करवाए जा रहे हैं, बस आपको धैर्यपूर्वक चैनल से जुड़े रहना है और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सुनना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में एक गहरा अभिरंजक देने वाला पिंड पाया जाता है, जिसे बार बॉडी कहते हैं। यह बार बॉडी रूपांतरण होता है। A dark staining body called bar body found in the nucleus of certain cell is modification of X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स क्रोमोसोम। कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में एक गहरा अभिरंजक देने वाला पिंड पाया जाता है, जिसे बार बॉडी कहा जाता है। ठीक, ये एक्स गुणसूत्र का रूपांतरण होता है। अगर पूछा जाए कि बार बॉडी के बारे में कब देखा गया, तो 1949 में बार योम वैज्ञानिक थे बार, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम बार बॉडी पड़ा। ये वैज्ञानिक का नाम है बार, एंड एक और वैज्ञानिक थे इनके साथ, ओंटारियो ने जो है बिल्ली की जो श्लेष्मा है, बिल्ली की जो लार ग्रंथियां हैं, उसमें इस बार बॉडी को देखा था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये पाया कहाँ जाता है, तो एक्स गुणसूत्र का ये रूपांतरण है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किसका रूपांतरण है? तो ये एक्स गुणसूत्र का रूपांतरण है। 1949 में बार और ओरांटियो नामक साइंटिस्ट ने बिल्ली की मुख गुहा की श्लेष्मा आदि की कोशिकाओं के केंद्रक में प्रायः केंद्रक कला से चिपका हुआ एक छोटा घना पिंड जैसा, जो गुणसूत्र की भांति ही गहरा अभिरंजक लेता है, ऐसे ही मतलब इसको इसके बारे में देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए बार बॉडी की खोज किसने की, तो बार और ओरांटियो नामक वैज्ञानिक ने की। कहाँ से की? तो सबसे पहले जो है बिल्ली की जो लार ग्रंथियां हैं वहां पे की थी। अगला क्वेश्चन, बालवियानी रिंग पाई जाती है। बालवियानी रिंग फाउंड इन
पॉलीटीन गुणसूत्रों में, लैम्ब्रस गुणसूत्रों में, पॉलीसोम गुणसूत्रों में या हाइड्रोसोम गुणसूत्रों में। ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया, तभी मैं आपसे कह रही हूँ टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, कोई भी एग्जाम, जीआईसी, कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ना इंक्लूड किए गए हों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बॉल्बियानी रिंग कहाँ पाई जाती है, तो बॉल्बियानी रिंग जो होती है ये पॉलीटीन गुणसूत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। पॉलीटीन गुणसूत्रों का सर्वाधिक अध्ययन कहाँ पे किया गया, तो इसका जो है अध्ययन जो है ड्रोसोफिला के लार्वा में किया गया, ड्रोसोफिला के लार्वा ग्लैंड में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब ड्रोसोफिला की लार्वा ग्रंथियों में इसका अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि इसमें द्विगुणन बिना गुणसूत्रों यानी बिना डॉटर क्रोमोसोम के अलग होते हैं, और जो है ये अलग हुए पूर्ण हो जाते हैं, तथा जब इन्हें माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया तब बैंड व इंटरबैंड बनते हैं, ऐसा मतलब पाया गया, ठीक है। लैम्ब्रस की जो क्रोमोसोम है ये किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये डिप्लोटीन अवस्था में पाई जाती है, किसमें, डिप्लोटीन स्टेज में पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सेट क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम आर, सेट गुणसूत्र मानव जीनोम में होते हैं, यानी कि मानव जीनोम में कितने सेट गुणसूत्र होते हैं, सेट या फिर इसी को सैटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। इसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जो पहचान का काम करता है, ये एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों में देखा जाता है। मनुष्यों में या आमतौर पर एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों की छोटी भुजा से जुड़े होते हैं। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या होता है, तो मैंने आपको सारे गुणसूत्रों के बारे में बताया, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सबके बारे में बताया, चित्र के माध्यम से बताया, हो सकता है आपको याद हो। तो उसमें जो एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र होता है उसमें जो है उसकी जो छोटी भुजा होती है उससे जुड़ा होता है, ठीक है। और ये जैसे गुणसूत्र 13, 14, 15, 21 और 22 में होता है, ठीक है। सेट गुणसूत्रों को गुणसूत्रों की पहचान के लिए मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेट गुणसूत्र या फिर इसी को सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाता है। ये जो एक्रोसोम होता है इसकी ऊपर वाली भुजा छोटी और नीचे वाली बड़ी होती है, इसी के ऊपर जो है ये यहाँ पे चिपका होता है, ठीक है, छोटी वाली भुजा से चिपका होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र बिंदु का कार्य है, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज डिप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों का द्विगुणन, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों की गतिशीलता, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए आरएनए का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। गुणसूत्र बिंदु का क्या कार्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक गुणसूत्र के युगल क्रोमैटिड केवल एक भाग से जुड़े होते हैं जिन्हें सेंट्रोमियर कहा जाता है। अंत्य अवस्था यानी एनाफेज में या गुणसूत्र को विपरीत ध्रुवों पर खींचने में सहायता करते हैं। केंद्र मेल की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों की संख्या को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में, 4। पहला है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्या है, तो इसको आप डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है, अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ, ठीक है। ये बीच वाली जो पोर्शन होती है इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। इससे जब इस तरह से गुणसूत्र जुड़े होते हैं, इस तरह से, यानी कि आप कह सकते हैं वी शेप में, इंग्लिश का वी आपको बना दिखाई दे रहा है, इस शेप में जब गुणसूत्र जुड़े होते हैं तो इसको मेटासेंट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटासेंट्रिक। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, ये सेंट्रोमियर हो गया, और एक गुणसूत्र इस तरह से और एक गुणसूत्र इस तरह से, यानी कि एक बड़ा और ये वाला छोटा रहता है, यानी कि इंग्लिश के एल शेप में जब गुणसूत्र जुड़े होते हैं तो इसे सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में ये एक बड़ा और एक छोटा रहता है और इसका मुंह इस तरफ रहता है, इसे आप कह सकते हैं इंग्लिश का जे लेटर। जो जे लेटर में होता है उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि क्रोमोमियर तो ऊपर पाया जाता है लेकिन ऊपर कोई भी क्रोमोसोम नहीं जुड़ा होता है, केवल नीचे एक क्रोमोसोम एक जो है गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसे टीलोसेंट्रिक कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र बिंदुओं के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। आई होप सो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय बर्टसन व पुन्नेट द्वारा, बिट्टन व डेविडसन द्वारा, स्लैडन व सोन द्वारा, सटन व बॉबरी द्वारा। राजस्थान पीसीएस और पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में भी आया और पीजीटी में भी आया था कि आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सटन एंड बॉबरी। स्टार मार्क करिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सटन एंड बॉबरी के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत सटन व बॉबरी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1902 में, 1902 में सटन व बोवेरी ने पता लगाया कि नर व मादा के संयुग्मन से समजात गुणसूत्र का फिर से जोड़ियों में मिलना उसी प्रकार से होता है जैसे कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक कारकों में बताया था। ठीक है, और इसी को आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत कहा गया। अगर पूछा जाए वंशागत के जीनी मत का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत के जीनी मत का जो प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था मार्गन। मार्गन ने 1919 में वंशागत के जीनी मत का प्रतिपादन किया था। ठीक, और सटन और बावरी ने क्या किया था? तो आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। और आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम के मानचित्र को डैश ने पहली बार तैयार किया? यानी क्रोमोसोम का जो मानचित्र है, मैप, क्रोमोसोमल मैप है, उसको फर्स्ट टाइम किसने तैयार किया था? ब्रिसेस, वाटसन, मॉर्गन या हॉली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने तैयार किया था? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन थे कौन? तो ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी, जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है, इस पर बहुत प्रकार के प्रयोग किए। इन्हें प्रायोगिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जिस तरह आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है, उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है वो मार्गन को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम गुणसूत्र मानचित्रण का शोध किया और इनके एक छात्र से स्टूरवेंट इन्होंने 1911 में यह मानचित्र तैयार किया। ठीक है, और 1913 में ड्रोसोफिला के सभी 4 गुणसूत्रों के लिए यह मानचित्र तैयार किया गया था। खोज किसने की? मॉर्गन ने की। खोज किसने की? मॉर्गन ने की। और इसका मानचित्र किसने तैयार किया? तो स्टूअर्ट बेंट, ये इन्हीं के छात्र थे मॉर्गन के, स्टूअर्ट बेंट। इन्होंने इसका चित्र तैयार किया था 1933 में। 1933 में मॉर्गन को इसकी खोज के लिए, यानी कि लिंक संलग्नता और क्रिस क्रॉस वंशानुक्रम खोजा था, उसके लिए इन्हें जो है 1933 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? क्रॉसिंग ओवर के लिए, जो लिंकेज का क्रॉसिंग ओवर होता है उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1933 में। डेल्ही एसएसबी पीजीटी, यानी जिसे आप DSSB के नाम से जानते हैं, जो फॉर्म अभी आप लोगों ने भरा है, उसके पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रही हूँ सारे एग्जाम कवर किए गए हैं, कोई भी एग्जाम इसमें नहीं छूटा है, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किसकी खोज की? ट्रांसपोजॉन्स, कॉस्मिड्स, प्लाज्मिड या प्रेयॉन्स? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किसकी खोज की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोजॉन्स। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय एक ऐसे जीन को देखा जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो सकते थे। उन्होंने इसे जंपिंग जीन कहा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जंपिंग जीन की अवधारणा किसने दी, तो इन्होंने ही दी। बाद में इसका नाम चेंज करके ट्रांसपोजॉन्स कर दिया। यह गतिशील आनुवंशिकी तत्व प्राकृतिक उत्परिवर्तन का कार्य करते थे। 1983 में मैकक्लिंटॉक ने इस अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया, यानी कि इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला? 1983 में। किसके लिए? तो इसी जंपिंग जीन, या जिसे ट्रांसपोजॉन्स बाद में कहा गया, उसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए सीक्वेंस व्हिच कैन चेंज देयर पोजीशन आर कॉल्ड? डीएनए अनुक्रम, यानी कि डीएनए का जो सीक्वेंस है वो अपनी स्थिति जब बदलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सॉन, इंट्रॉन्स,
ट्रांसपोजोन्स या फिर सिस्ट्रॉन्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसपोजोन्स। डीएनए सिस्टम जब अपनी स्थिति को बदलते हैं तो उसे ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है। इसी ट्रांसपोजोन को जंपिंग जीन कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज मैक्लिंटॉक ने की थी। ठीक है, कब? और इसके लिए 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 13 ऑटोसोम्स, यानी 13वें ऑटोसोम के ट्राइसोमी से, 18वें ऑटोसोम के ट्राइसोमी से, 21वें ऑटोसोम के ट्राइसोमी से, या लिंक गुणसूत्रों की ट्राइसोमी से। डाउन सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, आप देख लीजिए, जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन, जो डाउन सिंड्रोम होता है ये क्रोमोसोम नंबर 21 को जो है इफेक्ट करता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के बजाय 3 होते हैं। ठीक है, 21वीं जोड़ी में गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक और सिंड्रोम पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, जिसमें XXY होता है 45 नंबर क्रोमोसोम पे, किसमें होता है? इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसमें पढ़ा था। उसी तरह ये डाउन सिंड्रोम में जो होता है, इसमें भी 21वीं जोड़ी में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो होता क्या है? तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका कद छोटा होता है और उनकी बुद्धि जो होती है वो मंद होती है। ठीक है, यानी कि वो मंद बुद्धि वाले होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 16 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, अंगुली ठूठादार, यानी कि अजीब सा देखने में लगता है, और मुंह जो है वो हमेशा खुली रहती है, और जब ये देखते हैं ना तो तिरछी नज़र से देखते हैं। ये सब इसके लक्षण होते हैं डाउन सिंड्रोम के। इसे मंगोलॉइड भी कहा जाता है, इसी को मंगोलॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बार बॉडी और एब्सेंस इन। बार काय किसमें अनुपस्थित होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मानव मादा, ए एंड बी दोनों, यानी कि बार बॉडी किसमें अनुपस्थित होता है? पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में जो है बार बॉडी जो होता है वो अनुपस्थित होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया है? यानी क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्डेयर। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द जो है वो दिया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने दिया था? वोल्डेयर ने दिया था। ठीक, गुणसूत्र शब्द तो वाल्डेयर ने दिया। अगर आपसे पूछ ले कि क्रोमोसोमल थ्योरी यानी गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो सटन और बॉवेरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन ने 1902 में सटन और बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है वो सटन और बॉवेरी ने दिया था। और गुणसूत्र शब्द किसने दिया था सबसे पहले? तो वाल्डेयर ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, बॉर बॉडी किसके द्वारा बनती है? लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र, या फिर लड़कियों में अकुंडलित ऑटोसोम, लड़कों में कुंडलित ऑटोसोम, या फिर लड़कों में बिना कुंडलित लिंग गुणसूत्र से किससे बार बॉडी बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल। 1949 में बार योम बर्ट्रॉम ने बिल्लियों के पिंड का पता लगाया। यह पिंड समानता मादा कोशिकाओं में ही थी, यानी कि फीमेल में ही देखने को मिली। तो जो फीमेल होता है उसके कॉइल्ड सेक्स क्रोमोसोम से बार बॉडी जो है वो बनती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो खोज है इसकी खोज बार नामक साइंटिस्ट ने किया था, उसी के नाम पे इसका नाम बार बॉडी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर।
यानी कि सेक्स का निर्धारण ऑफ स्प्रिंग में किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, माता का जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, इससे सेक्स निर्धारण नहीं होगा, साइज ऑफ ओवम से भी नहीं, स्पर्म से भी नहीं। जो सेक्स निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है, वो XY क्रोमोसोम से होता है, जो फादर का होता है। अगर XX है तो ये तो फीमेल का ही हो गया। XY जो होगा वो सेक्स का निर्धारण करेगा, अगर XY होगा तो वो मेल से होगा। अगर यही पिता का, मतलब एक माता का जाएगा एक पिता का उसके ऑफ स्प्रिंग में, अगर माता का X तो ही आएगा, चाहे दोनों में से चाहे जो आए ऑफ स्प्रिंग में X। एक मिनट रुकिए, मैं इसको बता देती हूँ किस तरह से सेक्स निर्धारण होता है। देखिए, माता के पास XX है, पिता के पास XY है, ठीक। जब इसके ऑफ स्प्रिंग में जाएगा लिंग, तो यहाँ से X आएगा, चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला जाए, दोनों में से कोई जाएगा तो यहाँ X आएगा। और अगर पिता में से अगर X उठ के आ गया तो ये XX ही बना लेगा, यानी कि ये भी फीमेल बन जाएगी। लेकिन अगर ये माता का X आया और ये पिता का Y आ गया तो ये मेल बनाएगा, यानी कि ये जो Y होता है यही लिंग का निर्धारण करता है। तो पिता का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन करता है? पिता का सेक्स क्रोमोसोम करता है। और टोटल ह्यूमन में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर पेयर की बात ना करें, नॉर्मली ये 46 होते हैं, अगर पेयर में पूछ लिया तो 23 पेयर होते हैं। इसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, यानी कि माता पिता में सामान्य होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ी जो होता है इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, और यही जो होता है वो भिन्न होता है, ठीक है। और इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज कॉज बाय, हीमोफीलिया किसके कारण होता है? एक्स्ट्रा ऑटोसोम, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, या जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम एडॉप्टेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र में जीन उत्परिवर्तन से हीमोफीलिया होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हीमोफीलिया है क्या? तो यह एक बीमारी है। इसकी खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन कॉनरेड कॉनरेड ओट्टो, जॉन कॉनरेड ओट्टो। इन्होंने सर्वप्रथम हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जो है खोज की थी। इस बीमारी को शाही बीमारी भी कहा गया। क्यों इसे रॉयल डिजीज़ कहा गया? क्योंकि सबसे पहले ये महारानी विक्टोरिया की फैमिली में देखने को मिला था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज़ कहा गया। यह बीमारी लिंग गुणसूत्र से के एक्स क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये बीमारी में खून का थक्का देरी से बनता है, जिस कारण छोटे छोटे घाव से भी व्यक्ति के ज़्यादा खून बहने लगते हैं। आपने देखा रहा होगा फोटो में, वीडियो में, मूवी के माध्यम से, जो ये थी क्या कहते हैं, रानी विक्टोरिया की जो फैमिली थी, जो ये लोग राज करते थे, ये हाथों में ग्लव्स पहने होते थे। ये ग्लव्स पहनने के पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी कि इनकी फैमिली में हीमोफीलिया नामक बीमारी था। और ये हीमोफीलिया जो होता है ना, इसमें अगर हल्का सा भी स्क्रैच पड़ गया तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, इसीलिए जो है ये लोग ग्लव्स से अपने बॉडी को कवर किए रहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है हीमोफीलिया में, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन एज, ओपेरॉन अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है किसकी तरह? रेस्प्रेशर, रेगुलेटर, इनहिबिटर, या ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ओपेरॉन अवधारणा में नियामक जीन, नियामक यानी रेगुलेटर का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका कार्य करता है? रेगुलेटर का कार्य करता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रेगुलेटर जीन किसका कार्य करेगा? तो रेगुलेटर का ही कार्य करेगा। जेनेटिक्स में एक ओपेरॉन डीएनए की एक कार्यशील इकाई है, जिसे एक प्रमोटर के नियंत्रण में जीनों का समूह होता है। जैकब और मोनेड ने जीन क्रिया नियमन की ओपेरॉन धारणा जो है वो प्रस्तुत की थी। अगर पूछा जाएगा ओपेरॉन की धारणा किसने दी थी, तो जैकब और मोनार्ड नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ओपेरॉन की धारणा जो है वो दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इन टर्म्ड, गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन लोकेलाइजेशन, जीन सीक्वेंस, क्रोमोसोमल मैपिंग, या डीएनए सीक्वेंस।
ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल कर पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन स्टार मार्क करिएगा, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन में प्रेरक है रिस्प्रेसर अणु यानी रिस्प्रेशन मॉलिक्यूल, लैक्टोज, लैक्टोग एंजाइम, नन ऑफ एबव। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन कि लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर का कार्य कौन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, लैक्टोज। ओपेरॉन की संकल्पना दी किसने थी, तो ओपेरॉन की संकल्पना मैंने आपको पहले ही बताया, वैज्ञानिक का क्या नाम था, जैकब और मोनार्ड। जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने यह संकल्पना जो है वो दी थी। ओपेरॉन की संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीनों की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण यानी कि इंडक्शन या फिर दमन या फिर इम्प्रेशन द्वारा होता है। लैक्टोज लैक ओपेरॉन के प्रेरक होता है, ठीक है। कौन होता है लैक ओपेरॉन का प्रेरक, तो लैक्टोज होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इन नोन एज, गैर सजातीय गुणसूत्रों का विनिमय क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन या फिर डुप्लीकेशन। उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। पारिस्थितिकी स्थानांतरण इसको हिंदी में कहते हैं। ये तब होता है जब एक गुणसूत्र के हिस्से का दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाता है। पारस्परिक अनुवाद आमतौर पर संतुलित होते हैं और इसलिए स्पष्ट कार्यात्मक प्रभाव नहीं हो सकते। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। गैर सजातीय गुणसूत्रों का विनिमय क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आर ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन क्रोमोसोम 9 और 22 यानी 9 और 22 गुणसूत्र, 7 और 17 गुणसूत्र, 10 और 21 गुणसूत्र, 6 और 16 गुणसूत्र। डेफोडिला गुणसूत्र या फिर डेफोडिया स्थानांतरण यानी ये क्या है, तो ये एक लुकेमिया कैंसर कोशिका होता है, ठीक है। क्या होता है, लुकेमिया कैंसर कोशिका होता है। ये कोशिका के 22वें गुणसूत्र को मुख्य रूप से जो है वो प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 और 22, ठीक है। ये 9 और 22 के मध्य होता है। फिलाडेल्फिया, ठीक है। फिलाडेल्फिया, पता नहीं कैसे दिमाग में डैफोडिला आ रहा है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र के स्थानांतरण जो होता है वो 9 से 22 तक होता है, ठीक है। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रस गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसके अंडकों में नहीं पाया जाता है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड इन द oocyte ऑफ, उभयचरों के, पक्षियों के, कीटों के या स्तनियों के। तो लैम्ब्रस गुणसूत्र के बारे में हम लोग इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से समझे थे कि लैम्ब्रस गुणसूत्र की जो खोज है वो एम्फीबियंस से ही हुआ था। तो एम्फीबियंस में तो पाया ही जाएगा, पक्षियों में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है, लेकिन यह स्तनियों में नहीं पाया जाता, ठीक है। किस में नहीं पाया जाता, स्तनियों में नहीं पाया जाता। लैम्ब्रस गुणसूत्र दिखाई कब देता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दिखाई देता है। और ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो उभयचरों के लार में। उभयचर में भी एक मेढक की प्रजाति है जिसे आप सैलामांडर मेढक कहते हैं, इसके लार में जो है सबसे पहले लैम्ब्रस गुणसूत्र जो है वो देखा गया था, ठीक है। और ये स्तनियों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैम्ब्रस गुणसूत्र पाए जाते हैं। वही पूछ लिया किसमें पाए जाते हैं, तो देखिए ये पाया जाता है उभयचर में, सरीसृप और पक्षी में, कीट तथा तारामीन में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीएलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी 1882 में। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए, एलटी के भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो शामिल किए गए हैं। ये लैम्ब्रस जो है ये oocyte में पाया गया, सॉरी मैंने आपको लार ग्रंथियां बता दिया था, oocyte में पाया गया था, ठीक है। जैसे मछलियों में, पक्षियों में, सरीसृपों में और क्या कहते हैं उभयचर में के oocyte में देखने को मिला था। सबसे पहले ये जो खोजा गया था तो ये सबसे पहले सैलामांडर के oocyte में देखा गया था। अगला क्वेश्चन, मकड़ी द्वारा जाल बुनना एक उदाहरण है।
मेकिंग ऑफ अ वेब बाय द स्पाइडर इन एन एग्जाम्पल। मकड़ी द्वारा जाल बुनना किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न यानी आबाद सक्रिय प्रतिमान का, इम्पेरिन यानी अधिकंक का, लर्न बिहेवियर यानी सीखे हुए व्यवहार का, या मोचक का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। मकड़ी द्वारा जाल बुनना आबाद सक्रिय प्रतिमान यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एक उदाहरण है। ऐसा व्यवहार जो जीनों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तथा जो अन्य सजातीय जंतु को देखे या सीखे बिना प्रदर्शित होते हैं आबाद या नियंत्रण सक्रियता प्रतिमान यानी फिक्स एक्शन पैटर्न कहलाते हैं। सभी नियत क्रिया प्रतिमान जन्मजात व रूढ़िबद्ध होते हैं, यानी कि मकड़ी जो है ये इसमें जाल बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो रूढ़िबद्ध होती है, यानी कि ये जन्मजात ही पाए जाते हैं और ये फिक्स एक्शन पैटर्न में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या दिया है। पहला दिया मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। दूसरा दिया है मानव में अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम के 23 जोड़े होते हैं। तीसरा दिया मानव में नर हेट्रोगैमी होता है, विषम युग्मता होता है। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहला क्या दिया है मानव में लिंग निर्धारण XY होता है, बिल्कुल सही बात है कि लिंग का निर्धारण XY करता है, मैंने आपको बताया था। और दूसरा दिया है मानव में अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम के 23 जोड़े होते हैं। तो नहीं, मैंने आपको बताया था इसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी जो होती है ये लिंग का निर्धारण करती है, ये हेट्रोसोम होती है। ठीक है, XY जो होती है ये हेट्रोसोम होती है, इसे एलोसोम भी कहा जाता है। हेट्रोसोम को ही एलोसोम भी कहा जाता है, ये ऑटोसोम नहीं होती। बाकी ये 22 जो होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा दिया मानव में नर विषम युग्मता हेट्रोगैमेटी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसे हेट्रोगैमेटी या फिर एलोसोम से भी कहा जाता है। तो 2, 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन डी में दिख रहा है 1 और 3, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान PSC PGT बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रोमोजोम के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने 2 वीडियो में क्रोमोजोम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और 3-4 वीडियो में एनिमल सेल के बारे में बता दिया। उसके पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन और प्लांट क्या कहते हैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड। उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।